हेलो, मैं चेतन लाल रेगर से आचार्य समाजशास्त्र, राजकीय महाविद्यालय शाहपुरा, जिला भीलवाड़ा। मैं आज आपको BA पार्ट 3 का द्वितीय प्रश्न पत्र समाजशास्त्र के अंतर्गत सामाजिक मानवशास्त्र है, उसके अंतर्गत संस्कृति संवर्धन के सिद्धांत हम पूर्व के कालांशों में चर्चा कर रहे थे। तो हम उसी संवर्धन सिद्धांत की पार्ट को आगे बढ़ाते हुए आज नव उद्विकासवाद के बारे में चर्चा करेंगे। पूर्व में हमने उद्विकासवाद के सिद्धांत के संबंध में चर्चा की थी और उद्विकास के वाद के सिद्धांत के अंतर्गत कुछ कमियां आलोचकों ने बताई थी। तो उन कमियों को दूर करने के लिए नव उद्विकासवादियों ने एक अवधारणा प्रस्तुत की थी जिसको हम नव उद्विकासवाद कहते हैं। और नव उद्विकासवादियों ने उद्विकासवाद का एक संशोधित रूप प्रस्तुत किया था। इनमें लेस्ली वाइट एवं स्टीवर्ड का जो नाम है विशेष रूप से उल्लेखनीय है। इनका जो विचार था कि जो नव उद्विकासवादियों के संबंध में इनका ये विचार था कि उद्विकास जो है एक सीधी रेखा में न होकर के अनुवर्त वक्र रेखा के रूप में होता है। इसके अनुसार कोई भी सामाजिक संस्था एक विशिष्ट रूप में प्रारंभ होती है, धीरे धीरे वह उसकी विपरीत दिशा की ओर विकसित होती है और आगे चलकर पुनः वह अपने मूल रूप की ओर मुड़ जाती है, किंतु एक नए और उच्च रूप में। इसके कुछ उदाहरण भी दिए उन्होंने, जैसे कि प्रारंभ में सामूहिक जो प्रॉपर्टी पाई जाती थी, पहले धीरे धीरे सामूहिक संपत्ति के स्थान पर इंडिविजुअल प्रॉपर्टी यानी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी का महत्व बढ़ा। और आज पुनः राज्यों के द्वारा जब संपत्ति पर सामूहिक अधिकार की घोषणा पनपी, की धारणा पनपी, तो इसी प्रकार से प्रारंभ में मानव वस्त्रों के अभाव में नंगा रहता था। धीरे धीरे वह समय आया जब वह पूरे शरीर को वस्त्रों से ढका जाने लगा। और आज पुनः फैशन के नाम पर कम से कम वस्त्र की दलील दी जाने लगी। इसी प्रकार यौन क्षेत्रों के संबंध में भी इस क्रम को देखा जा सकता है। प्रारंभ में यौन अनाचार की स्थिति थी, मानव को पशुओं की तरह ही यौन व्यवहार की छूट थी। विकास के दौरान इसके विपरीत स्थिति आई और एक विवाह अस्तित्व में आया। आज हम पुनः विभिन्न दलीलों के आधार पर यौन स्वतंत्रता की पुष्टि कर रहे हैं। तो इसे हम अगर एक रेखा चित्र के माध्यम से अगर देखना चाहें तो हम देख सकते हैं कि अर्धवर्त के रूप में यह स्थिति बनी हुई है। प्रथम स्टेटस की जो स्थिति है वो कुछ समय के लिए घुमावदार होती है, वो सेकंड स्टेज आती है और फिर वह थर्ड स्टेज पर वापस पुनः प्रथम स्थिति वाली स्थिति में वापस वह कर्व के रूप में यानी अर्धचंद्र के रूप में ये विकास जो है की स्थिति देखने को मिलती है। तो जूलियन स्टीवर्ड ने उद्विकास के एक मार्गी सिद्धांत के स्थान पर बहुमार्गी सिद्धांत को प्रस्तुत किया। उनकी यह मान्यता थी कि विश्व की सभी संस्कृतियां उद्विकास के समान स्तरों से नहीं गुजरी, बल्कि भिन्न भिन्न क्षेत्रों में इसका क्रम भी अलग अलग रहा। हिम प्रदेश है, मरुस्थल है, मैदानी भाग है। वनों की संस्कृतियों के विकास का जो क्रम है वो परिस्थितियों की भिन्नता के कारण अलग अलग रहा। स्टीवर्ड ने पेरू, मेसो अमेरिका, मेसोपोटामिया, मिस्र, चाइना की संस्कृतियों का अध्ययन किया और बताया कि ये संस्कृतियाँ कृषि पूर्व युगीन स्थिति से प्रारंभ होकर कर्मशः प्राथमिक कृषि, संस्कृति निर्माण एवं स्थापत्य कला, क्षेत्रीय विकास और चक्रीय विधियों के अनुक्रम में विकसित हुई। और इस प्रकार ये भिन्न भिन्न संस्कृतियों ने विभिन्न भागों में
उद्विकसित होकर समान अवस्था प्राप्त की। तो स्टीवर्ड की तुलना योग्य क्षेत्रों के अध्ययन के द्वारा उद्विकासीय क्रम को हम आगे बढ़ाया और इन्होंने इसको नया मोड़ भी दिया। लेस्ली वाइट नव उद्विकासवाद एवं संस्कृतिवाद के मुख्य प्रवर्तक माने जाते हैं। उनकी ये मान्यता थी कि मानव का सांस्कृतिक विकास उसकी ऊर्जा पर निर्भर करता है। इन्होंने उपयोग के लिए मनुष्य जो ऊर्जा का नियंत्रण करता जाता है उसकी गति उसकी सांस्कृतिक विकास उसकी गति से उसका सांस्कृतिक का विकास होता जाता है। आदिम अवस्था में मानव का ऊर्जा पर नियंत्रण बहुत कम था। पशु और यंत्र शक्ति पर नियंत्रण बढ़ने के साथ साथ सांस्कृतिक विकास की गति भी तीव्र हुई। ऊर्जा पर अधिकार बढ़ने के साथ साथ संस्कृति परिवर्तित और परिवर्धित भी होती है। इस प्रकार लेस्ली वाइट ऊर्जा वृद्धि और सांस्कृतिक विकास को एक दूसरे पर निर्भर मानते हैं। तो इस प्रकार से लेस्ली वाइट और स्टुअर्ट ने नव विकासवाद के सिद्धांत को समझाने का प्रयास किया। अब हम इसकी जो अगली जो स्थिति है उद्विकास के सिद्धांत की वह है प्रसारवादी संप्रदाय। संस्कृति के उद्विकासवादी सिद्धांत की वैज्ञानिक आलोचना के परिणाम स्वरूप ही 20वीं सदी के प्रारंभ में प्रसारवादियों ने उद्विकासवादियों के एकमार्गी उद्विकास मानव की मानसिक एकता एवं स्वतंत्र आविष्कार के तर्कों का खंडन किया और कहा कि मानव की जो आविष्कार करने की जो क्षमता है वो सीमित है। विभिन्न संस्कृतियों में जब हम समान संस्कृतियों के तत्व देखते हैं तो इसका कारण है स्वतंत्र रूप से आविष्कार न होकर के प्रसार। तो मानव में अनुकरण करने और ग्रहण करने की जो शक्ति है वो असीमित है। अतः जब भी दो संस्कृतीय समूह संपर्क में आते हैं तो उनमें एक दूसरे के रीति रिवाजों, प्रथाओं, धर्म, कला, भौतिक वस्तुओं, भाषाओं, वस्त्र, भोजन आदि का आदान प्रदान होता है और अधिक शारीरिक निकटता होने पर सांस्कृतिक प्रसार के भी अधिक अवसर होते हैं। तो इसके परिणाम स्वरूप एक स्थान पर आविष्कृत जो सांस्कृतिक तत्व है दूसरे स्थान पर भी फैलते हैं। इसे ही प्रसारवाद के नाम से जाना जाता है। यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने वाले व्यक्ति अपनी संस्कृति को दूसरे स्थान पर फैलाने में योग देते हैं। तो प्रसार को स्पष्ट समझाने के लिए प्रसारवादियों ने कई ऐतिहासिक उदाहरण दिए। तो प्रसारवादियों ने प्रसार की कुछ शर्तें एवं विशेषताओं का भी उल्लेख किया। इसमें जैसे पहली विशेषता ये कही जा सकती है कि कोई भी सांस्कृतिक समूह दूसरे सांस्कृतिक समूह की संस्कृति या सांस्कृतिक तत्व को उसी समय अपनाएगा जब वह उसके लिए अर्थपूर्ण होगी और उपयोगी होगी। दूसरी विशेषता यह है कि प्रसार के दौरान सांस्कृतिक तत्व अपने मूल रूप में नहीं रह सकते वरन उसमें ऐसे परिवर्तन आ जाते हैं जिससे वे अपने आप को नए पर्यावरण के अनुरूप बना सकें। तीसरी विशेषता प्रसारवादियों ने यह बताई कि प्रसार साधारणतः उच्च संस्कृति से निम्न संस्कृति या विकसित से अविकसित संस्कृति की ओर होता है। ठीक है। नंबर चौथी विशेषता उन्होंने ये बताई कि सांस्कृतिक प्रसार के कारण ग्रहण करने वाले समूह में सामाजिक एवं सांस्कृतिक परिवर्तन घटित हो सकते हैं। कभी कभी तो प्रसारित होने वाले सांस्कृतिक तत्व बिना किसी प्रकार के हलचल मचाए दूसरे समूह में घुल मिल जाते हैं और कभी कभी यह परिवर्तन के लिए उत्तरदायी भी होते हैं। इस प्रकार पांचवी विशेषता ये बताई कि सांस्कृतिक प्रसार में कुछ बाधाएं भी हैं, जैसे यातायात एवं संचार का अभाव, समुद्र, रेगिस्तान, पहाड़, दलदल में संपर्क का अभाव आदि। तो इस प्रकार प्रसारवाद के जन्मदाता उन्हें सांस्कृतिक परिवर्तन एवं परिवर्तन को एक नया मोड़ दिया। ये पांच विशेषताएं जो है प्रसारवादी संप्रदाय के अंतर्गत बताया। अब प्रश्न ये उठता है कि वह कौन सा स्थान है
जहाँ से सभी स्थानों पर सांस्कृतिक प्रसार हुआ। यानी कि दूसरे शब्दों में हम प्रसार के केंद्र कौन से हैं, इस प्रश्न पर प्रसारवादियों में एक मत नहीं था, यानी कि उसमें मतों में विभिन्नताएं थी। तो जिसका परिणाम स्वरूप उनके 3 संप्रदाय बन गए। तो तीनों संप्रदाय कौन कौन से हैं, इनकी चर्चा हम नेक्स्ट पीरियड में करेंगे। थैंक यू।